नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय संविधान में दिए गए हमारे मूल अधिकार और उनकी सुरक्षा के लिए जो खास अदालती उपाय हैं, जिन्हें रिट्स कहते हैं। हमारे पास इससे जुड़ी काफ़ी जानकारी है और कोशिश रहेगी कि इसे एकदम आसान तरीके से समझें। तो चलिए देखते हैं कि ये अधिकार असल में हैं क्या, क्यों ज़रूरी हैं और ये काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है। ये हर नागरिक की आज़ादी, उसकी बराबरी और उसकी इज्जत की बुनियाद है। जैसा कि जानकारी में है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका जिक्र है। और इनका मकसद देखिए, मकसद साफ है। राज्य की मनमानी से, भेदभाव से, किसी भी तरह के जुल्म से नागरिक को बचाना। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ लिखे हुए नहीं है। इन्हें अदालतें लागू करवा सकती हैं। ये एक तरह की गारंटी है। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये वो बुनियादी हक हैं जो संविधान ने हमें दिए हैं, ताकि हम एक सम्मानित और स्वतंत्र जीवन जी सकें, हमारी डिग्निटी बनी रहे। बिल्कुल सही। अब जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि मोटे तौर पर 6 तरह के मूल अधिकार हैं अभी। तो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। यह है अनुच्छेद 14 से 18 में। हाँ। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सही। ये तो हुई मूल बात। पर इसमें कुछ और भी दिलचस्प चीजें हैं ना। जैसे इसी अधिकार के तहत अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, उसे खत्म किया गया। हाँ। और वो जो पुरानी उपाधियां होती थीं, राजा, महाराजा, सर, राय बहादुर, वो सब भी खत्म कर दी गई। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत अहम था। देखिए, भारत में इतनी ज्यादा विविधता है, तो कानून के सामने बराबरी का सिद्धांत एकता के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं। और जहां तक उपाधियों की बात है, उन्हें हटाना सिर्फ नाम हटाना नहीं था, वो एक सोच पर चोट थी। वो सोच जो मानती थी कि कुछ लोग जन्म से ही दूसरों से ऊंचे हैं। तो ये समाज में बराबरी लाने की दिशा में एक, कह सकते हैं, सांकेतिक लेकिन बहुत मजबूत कदम था। ये बात तो सही है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश। अच्छा, इसके बाद आता है दूसरा बड़ा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22। और इसमें तो कई सारी आज़ादियां हैं। हाँ, काफी सारी। अनुच्छेद 19 को ही देख लें। हमें बोलने की, अपने विचार रखने की आज़ादी है, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई ग्रुप या संगठन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी आने जाने, कहीं भी रहने बसने की आज़ादी, और कोई भी प्रोफेशन या व्यापार करने की आज़ादी। ये तो बहुत कुछ है। जी, ये व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत जरूरी है। और फिर अनुच्छेद 20, 21, 22 भी हैं। ये हमें अपराधों की सजा के मामले में या गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ कुछ सुरक्षा देते हैं। और इसमें अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो बहुत ही खास माना जाता है ना। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है, मतलब अनलिमिटेड नहीं। देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, इन सब के आधार पर सरकार इन पर वाजिब रोक लगा सकती है। लेकिन ये व्यक्ति के विकास और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। और आपने अनुच्छेद 21 की बात की, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसकी व्याख्या तो अदालतों ने समय के साथ बहुत बहुत ज्यादा व्यापक कर दी है। अब इसमें सिर्फ सांस लेना ही नहीं आता, बल्कि इज्जत से जीना, साफ पर्यावरण का अधिकार, निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार। अच्छा। हाँ, ये सब इसमें शामिल माना जाने लगा है। अदालतों ने इसे लगातार जिंदा रखा है, कह सकते हैं। वाह, मतलब ये अधिकार भी इवॉल्व हुआ है समय के साथ। ये तो जानना वाकई दिलचस्प है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे अधिकार पर, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। ये तो सीधे सीधे इंसानी गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी से जुड़ा लगता है। जैसे ये मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाता है, और जबरदस्ती काम करवाने पर, जिसे पहले बेगार कहते थे। हाँ बिल्कुल, बंधुआ मजदूरी खत्म करने में इसका बड़ा रोल रहा है। और अनुच्छेद 24, वो तो खास बच्चों के लिए है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों, खदानों या किसी भी ऐसी जगह जहां खतरा हो, वहां काम पर नहीं लगाया जा सकता। ये तो बाल मजदूरी के खिलाफ एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। ये प्रावधान खासतौर पर समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जैसे महिलाएं, बच्चे या बंधुआ मजदूर रह चुके लोग, उनको शोषण से बचाने के लिए लाया गया था।
ये दिखाता है कि संविधान बनाने वाले सामाजिक न्याय और हर इंसान की इज्जत को कितनी अहमियत देते थे। ये सिर्फ कानून नहीं, एक तरह का वादा है सुरक्षा का। सही बात है। अगला चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से 28। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानने की, उस पर चलने की और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी है। हाँ, अपने अंतःकरण की आवाज सुनने की आजादी। और इसी से जुड़ा है भारत का सेक्युलर होना, धर्मनिरपेक्ष होना। जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है उसमें साफ है कि राज्य का यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वो न किसी धर्म को बढ़ावा देगी, न किसी के साथ भेदभाव करेगी, सबके लिए बराबर। हाँ, और भारत में सेक्युलरिज्म का मतलब थोड़ा अलग है पश्चिम से। यहाँ इसका मतलब है सभी धर्मों का समान आदर करना, सर्वधर्म समभाव। ये अधिकारी है जो भारत जैसे विविधता भरे देश में अलग अलग धर्मों के लोगों को शांति से साथ रहने में मदद करता है। बिल्कुल। पांचवा अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 और 30। ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए। जी, चाहे वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो या धर्म के आधार पर। उन्हें अपनी खास भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का पूरा हक है। हाँ, और अनुच्छेद 30 उन्हें ये अधिकार भी देता है कि वो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान मतलब स्कूल, कॉलेज वगैरह खोल सकें और उन्हें चला सकें। और सरकार जब सहायता देगी तो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि ये किसी अल्पसंख्यक का संस्थान है। तो इसका बड़ा मकसद क्या हुआ? क्यों है ये जरूरी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका मकसद है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो अपनी पहचान बनाए रखते हुए सुरक्षित महसूस करें और देश के विकास में बराबर के भागीदार बने। ये दिखाता है कि भारत की एकता का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हो जाएं, बल्कि अनेकता में एकता को बनाए रखना है, सबको साथ लेकर चलना। समावेशी विकास, इंक्लूसिविटी। और अब आते हैं उस छठे और शायद सबसे अहम अधिकार पर, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है पर है बहुत खास। जानकारी ये कहती है कि अगर किसी भी नागरिक के किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है, मतलब उसे छीना जाता है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत, पर अनुच्छेद 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खोलता है। इसका असली मतलब क्या है? ये इतना खास क्यों है? आप इसे ऐसे समझिए कि ये अधिकार ही बाकी सभी मूल अधिकारों को असली ताकत देता है। ये उनका प्रोटेक्टर है, गारंटर है। अगर ये ना हो तो बाकी अधिकार बस कागज पर लिखी अच्छी बातें रह जाएं। उन्हें लागू कौन करवाएगा? अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये शक्ति देता है कि अगर सरकार या कोई और उनके मूल अधिकारों पर हमला करता है तो वो सीधे देश के सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे इतना महत्वपूर्ण माना। ये न्यायपालिका को हमारे अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। अच्छा, तो मतलब ये वो मास्टर की है जो अधिकारों के लॉक को खोलती है। तो फिर अदालतें इन अधिकारों को बचाने के लिए किन हथियारों या औजारों का इस्तेमाल करती हैं? जिन्हें हम रिट्स कह रहे थे, अनुच्छेद 32 और 226 इन्हीं से जुड़े हैं। जी हाँ, रिट्स। ये अदालतों के खास आदेश होते हैं। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 5 तरह की मुख्य रिट्स हैं। चलिए इनको भी थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। पहली है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, लैटिन में इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को लगता है कि उसे या किसी और को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, हाँ, डिटेन किया गया है, तो अदालत ये रिट जारी करके हुक्म दे सकती है कि उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया गया, ताकि अदालत देख सके कि ये हिरासत कानूनी है या नहीं। ये तो व्यक्तिगत आजादी के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। बिल्कुल है। राज्य की मनमानी हिरासत पर यह सीधी रोक है। दूसरी रिट है मैंडमस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये कब जारी होती है? जब कोई सरकारी अधिकारी या कोई संस्था अपना वो कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे जो उसे करना चाहिए। हाँ, और जिसके ना करने से किसी नागरिक का अधिकार प्रभावित हो रहा हो, तो अदालत उसे वो काम करने का आदेश दे सकती है। जैसे मान लीजिए कोई विभाग आपका लाइसेंस अटका के बैठा है बिना वजह, हाँ, तो ये रिट काम आ सकती है। ये सरकारी अधिकारियों को उनकी ड्यूटी याद दिलाने और उन्हें जवाबदेह बनाने का एक तरीका है। ठीक है। तीसरी है प्रोहिबिशन, मतलब रोकना। ये
ऊपर की अदालत जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नीचे की अदालत या किसी ट्रिब्यूनल को जारी करती है। कब? जब वो निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से मतलब जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई केस सुन रही हो। तो उसे वहीं रोक दिया जाता है, प्रोहिबिट कर दिया जाता है। ये न्याय प्रक्रिया को सही दायरे में रखता है। चौथी है सर्टियोरारी। इसका मतलब कुछ प्रमाणित होना या सूचित करना जैसा है। इसके जरिए भी ऊपरी अदालत निचली अदालत के किसी फैसले को मंगवाकर जांच सकती है और अगर उस फैसले में कोई कानून की बड़ी गलती पाती है या वो अधिकार क्षेत्र के बाहर दिया गया है तो उसे रद्द कर सकती है। ये फैसला आने के बाद इस्तेमाल होती है, प्रोहिबिशन से अलग। हाँ, ये न्याय की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए है, गलत फैसलों को सुधारने के लिए। और पांचवी रिट है क्वो वारंटो। इसका मतलब है किस अधिकार से या आपका क्या हक है। हाँ, ये तब जारी होती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर मतलब पब्लिक ऑफिस में बैठा हो और ये सवाल उठे कि क्या वो कानूनी तौर पर उस पद पर रहने का हकदार है। हाँ, अगर शक हो कि नियुक्ति गलत तरीके से हुई है या वो योग्य नहीं है तो अदालत इस रिट से पूछ सकती है कि भाई आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। हाँ, और अगर उनका दावा गलत पाया जाता तो है उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। इस सार्वजनिक पदों पर पारदर्शिता और वैधता लाने में मदद करता है। तो ये पांचों रिट्स हैबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्वो वारंटो ये असल में वो तरीके हैं जिनसे अदालतें हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करती हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कानूनी शब्दजाल नहीं है, ये आम नागरिक के हाथ में दिए गए बहुत शक्तिशाली उपकरण है। ये दिखाते हैं कि हमारा संविधान सिर्फ सिद्धांत नहीं बताता बल्कि न्याय पाने के रास्ते भी दिखाता है। ये रिट्स ही अदालतों को ये शक्ति देती हैं कि वो कार्यपालिका यानी सरकार के कामों पर भी नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर सके। पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में भी आता है जो शायद हमारी जानकारी सीधे तौर पर नहीं कहती, पर सोचने वाली बात है कि कितने आम लोग इन अधिकारों के बारे में और खासकर इन रिट्स जैसे उपायों के बारे में जानते हैं। क्या एक आम नागरिक को ये पता होता है कि अगर उसका कोई मूल अधिकार छीना जा रहा है तो उसके पास सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का भी एक रास्ता है, अनुच्छेद 32 के तहत? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। जानकारी होना एक बात है और उस जानकारी का इस्तेमाल कर पाना दूसरी बात। मुझे लगता है इसमें अभी भी एक बड़ा फासला है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। जागरूकता के बिना तो अधिकार होकर भी अधूरे से रह जाते हैं। तो आज हमने एक तरह से भारतीय संविधान के दिए 6 मूल अधिकारों को समझा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और इन सबकी गारंटी देने वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। जी। और हमने ये भी जाना कि कैसे ये 5 तरह की रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और क्वो वारंटो, इन अधिकारों को असलियत में जमीन पर लागू करवाने में मदद करती हैं। ये हमारे अधिकारों के बॉडीगार्ड्स की तरह हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ कानून के पन्ने नहीं है, ये एक ऐसे समाज का वादा है जहां हर कोई बराबरी, आजादी और सम्मान के साथ जी सके। और इसीलिए हर नागरिक को इन्हें जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये उनके अपने सुरक्षा कवच हैं। इन्हें जानना ही एक जिम्मेदार नागरिक होने की तरफ पहला कदम है, मुझे लगता है। बिल्कुल। आज हमने अधिकारों की बात की जो संविधान हमें देता है। ये वो हैं जो हमें राज्य से मिलते हैं। पर क्या सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है? क्या संविधान नागरिकों से भी कुछ उम्मीद रखता है? मतलब क्या हमारे कुछ कर्तव्य, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं? अधिकारों और कर्तव्यों का ये संतुलन कैसा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हमें आगे सोचना चाहिए, इसके बारे में और जानना चाहिए।